अध्याय 11 चारा डाल दिया है। जैनगर के अधिकारियों को हर 3 साल में निरीक्षण से गुजरना पड़ता था। उनका मूल्यांकन शाही परीक्षाओं के 4 खंडों और 8 बहिष्करणों के आधार पर किया जाता था। निरीक्षण में विफल रहने वाले अधिकारियों को पदावनत या बर्खास्त कर दिया जाएगा। निरीक्षणों से उपराज्यपाल की खराब मनोदशा का पता चलता है, खासकर तब जब पीड़ित का शाही सलाहकार बोर्ड में रिश्तेदार था। चंदन नगर में हत्या की जांच का राजनीतिकरण होने की संभावना थी। अर्णव ने विचलित होकर पूछा, वह आदमी कैसे मरा? एक सहकर्मी ने बताया, वह किराया वसूलने के लिए ग्रामीण इलाकों में गया था और आधी रात को वापस आया। अपने आंगन में एक चोर से टकरा गया और मारा गया। कोई गवाह है? अर्णव ने पूछा। पत्नी ने शोरगुल सुना और बाहर जाकर देखा। जब तक वह आंगन में पहुंची तब तक वह आदमी मर चुका था। हमने बाहरी दीवार पर कुछ पैरों के निशान देखे। कोई दुश्मन? चोरी के नाम पर जानबूझकर की गई हत्या। अर्णव ने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपने सहकर्मी से कुछ शहद में लिपटी कैंडी ली। उसने उन्हें अपनी चाय में डाल दिया। अर्णव के मन में वह समय याद आ गया जब वह और उसके सहकर्मी पुलिस स्टेशन में हत्या के मामलों पर चर्चा करते थे। हमने परिवार, घर के कर्मचारियों और पड़ोसियों से बयान लिए। पीड़िता का हाल फिलहाल में कोई दुश्मन नहीं था। रात्रि गश्त पर तैनात सैनिकों के बारे में क्या ख्याल है? सशस्त्र गार्डों ने कहा कि उन्होंने उस रात किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा। जैनगर शहर में 3 दीवारें थीं, शाही दीवार, आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार। सैनिक बाहरी दीवार पर गश्त करते थे। बाहरी शहर के इलाके में कोई कर्फ्यू नहीं था और गेट कभी बंद नहीं होते थे। व्यापारी ने आवश्यक व्यवस्था की होगी और एक परमिट प्राप्त किया होगा जो उसे शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देगा। खुले द्वार प्रणाली व्यापारियों के लिए लाभदायक थी, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला। अर्णव ने सिर हिलाया। अगर यह चोरी गलत हुई है तो चोर को शांतिपुर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों की जानकारी होनी चाहिए। कोई कैसे आश्वस्त हो सकता है? अर्णव के आत्मविश्वास से हरकारे हैरान रह गए। चोर रात की गश्ती दल की नजर में आए बिना ही हवेली में घुसकर बाहर निकल सकता था। उन्होंने इलाके का सर्वेक्षण किया होगा और सशस्त्र गार्ड के साथ नियमित रूप से मौजूद रहे होंगे। जैसे ही अर्णव ने विश्लेषण किया, उसने सिगरेट पीने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ खाली वापस आया। उसे पुलिस स्टेशन के दिन याद आ गए। उसके सहकर्मी अक्सर एक साथ बैठकर सिगरेट पीते थे और केसों पर बात करते थे। यहीं से उसने यह बुरी आदत सीखी। अर्णव के विश्लेषण से अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। यह तो समझ में आता है। हम यह विवरण कैसे भूल गए? जेल जाने के बाद अर्णव एक नया आदमी बन गया है। निश्चित रूप से पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। इस समय औपचारिक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जांच का काम कांस्टेबलों द्वारा किया जाता था जो अपने अनुभव पर निर्भर रहते थे। सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाता था। यह बात आप लोगों के दिमाग में नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन है कि कांस्टेबल विक्रम ने इस बारे में सोचा होगा। क्या किसी ने पश्चिमी छोर के लोगों से पूछताछ की? अर्णव ने कहा। 2 दिन तक पूछताछ हुई लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। शहर का पश्चिमी छोर झुग्गी झोपड़ियां थीं, जहां समाज के निचले तबके के लोग जमा होते थे। जब भी शहर की शांति को खतरा होता तो हरकारे झुग्गियों में घुसकर गिरफ्तारी कर लेते। कितना सामान चोरी हुआ? अर्णव को मामले के बारे में और जानकारी चाहिए थी। एक सहकर्मी ने अर्णव को घूरकर देखा। एक पल के लिए वह आदमी उपराज्यपाल की तरह लग रहा था। कोई नहीं। पीड़ित कुछ टूटी हुई चांदी, तांबे के सिक्के और अनाज लेकर लौटा। चोर किसी की हत्या करने के बाद चांदी से भरा बड़ा संदूक लेकर नहीं जा सकता था। यह अजीब था। अर्णव ने आंखें सिकोड़कर सोचा, अगर मैं चोर होता और मुझे पीड़ित की दिनचर्या का पता होता तो मैं जागीर में घुसने के लिए कोई दूसरा दिन चुनता। उन्होंने अपना सिद्धांत अपने तक ही रखा और सूरजमुखी के बीज खाते रहे, साथ ही अपने सहकर्मियों की बेकार की बकबक पर भी ध्यान देते रहे। यह अफसोस की बात है कि पत्नी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। उसका शरीर बेदाग है। आप प्ले हाउस में उसके जैसा कोई नहीं पा सकते।
अगर वह उपलब्ध होती तो मैं एक रात के लिए एक चांदी का सिक्का देता। वह इतनी युवा नहीं है, अपने पति से 20 साल छोटी है। 30 साल की उम्र में कोई महिला विधवा नहीं रह सकती। उस समय अर्णव ने कहा, 30 साल की महिला आदर्श है। उसके पास जीवन का अनुभव है और वह जानती है कि दूसरों की देखभाल कैसे करनी है। उनके सहकर्मी उनके भविष्यवादी दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका मजाक उड़ाते थे। परिष्कृत अवस्था में एक पहलवान होने के नाते उसे अपना कौमार्य बनाए रखना था। एक बार जब उसकी ऊर्जा जारी हो गई तो स्वर्ग का द्वार खोलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अर्णव कभी भी किसी महिला के आकर्षण के आगे नहीं झुका था। उपराज्यपाल के हॉल में हेड कांस्टेबल अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा था। उसका रंग सांवला था, बिल्कुल किसी मौसम से पीड़ित किसान की तरह। जब उपराज्यपाल उसे डांट रहा था तो वह चुप हो गया। उपराज्यपाल एक मोटे आदमी थे, उनका रंग गोरा था। वह मालवा प्रांत से थे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट थे। जिनेंद्र युगाब्द 20 में औसत शासन कौशल वाले व्यक्ति, उन्होंने पक्षपात और नेटवर्किंग के माध्यम से इसे दूर तक पहुंचाया। सौभाग्य से वह एक संयमी व्यक्ति था। उसने छोटी मोटी रिश्वत ली, लेकिन साम्राज्य के लिए कभी परेशानी खड़ी नहीं की। दुर्भाग्यवश वह गुस्सैल स्वभाव का था और अक्सर अपने अधीनस्थों को गालियां देता था। बेकार, बिल्कुल बेकार। यह जानने के बाद कि कांस्टेबल विक्रम के पास मामले में कोई नया सुराग नहीं है, उपराज्यपाल जुबिन क्रोधित हो गए। आप हमारे सबसे अनुभवी कांस्टेबल हैं और फिर भी कई दिनों की जांच के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। कांस्टेबल विक्रम के माथे से पसीना टपक रहा था और उसे अपनी पीठ पर चुभन महसूस हो रही थी। आगामी निरीक्षणों ने उपराज्यपाल के गुस्से को और खराब कर दिया। कार्यकारी गंगाधर ने अपने होंठ बंद रखे क्योंकि उसने अपने कई सालों के दोस्त को अपने वरिष्ठ द्वारा चिल्लाते हुए देखा। कार्यकारी गंगाधर को पता था कि उपराज्यपाल पदोन्नति के लिए प्रयासरत है। पदोन्नति के लिए मानदंड संबंध और उपलब्धियां थीं। पदोन्नति के समर्थन में साक्ष्य के बिना अधिकारी पर आसानी से महाभियोग लगाया जा सकता है। इसलिए किसी को भी आत्मविश्वास के साथ रैंक में ऊपर चढ़ने के लिए दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा। कैसी उपलब्धियां? ये निरीक्षण मानक मूल्यांकनों में से एक थे। 15 मिनट बाद उपराज्यपाल जुबिन रुके और चाय का कप अपने होंठों से लगाया। मेहमानों को विदा करते समय चाय की चुस्की लेना प्रथा थी। कार्यकारी गंगाधर ने इशारा देखा और कांस्टेबल विक्रम को इशारा किया। दोनों व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गए। कांस्टेबल विक्रम अपने चेहरे पर गुस्सा लिए ब्रेक रूम में वापस आया। जब वह अंदर आया तो कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी ने हेड कांस्टेबल की तरफ सावधानी से देखा। उपराज्यपाल जुबिन ने तुम्हें फिर डांटा? कांस्टेबल विक्रम ने आंखें घुमाई और चाय पी। यार, आदमी मर गया है और चोर भी चला गया है, अब मैं क्या करूं? कितना बदकिस्मत दिन है, मैंने एक आदमी भी खो दिया है, चांदी की गदा। अर्णव ने चाय की चुस्की लेते हुए कान लगाकर सुना। ओह, तो वह तुम्हारा था? जाहिर है, किस्मत ने तुम्हें उसे खोना ही था। जब हेड कांस्टेबल ने अपनी बात कहनी समाप्त की तो एक कांस्टेबल ने सुझाव दिया, शायद हम मछली पकड़ने चलें? अर्णव ने भौहें उठाईं। निचली अदालतों में मछली पकड़ने का मतलब था बलि का बकरा ढूंढना। सीमित तकनीकों और संसाधनों के कारण प्राचीन काल में अधिकांश जांच पड़तालें बेकार साबित हुईं। उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण झूठे दोष सिद्धि के कई उदाहरण थे। मछली पकड़ने की प्रक्रिया इस तरह से होती थी, एक स्थानीय अधिकारी से अक्सर अपराध करने वालों की सूची मांगी जाती थी। कागज के टुकड़ों पर अलग अलग नाम लिखे जाते थे, फिर यादृच्छिक चयन से यह निर्धारित होता था कि बलि का बकरा कौन है। इसलिए शब्दावली, मछली पकड़ना। एक बार जब बदकिस्मत व्यक्ति का चयन हो जाता तो अधिकारी उसे अदालत में ले जाता और उससे जबरन अपराध स्वीकार करवा लिया जाता। उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों की प्रशंसा होगी, स्थानीय अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक अनुभव था। बलि का बकरा बनने वाले के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी, आखिरकार वह एक घटिया चरित्र था। लोग सड़कों पर एक उपद्रवी कम होने की सराहना करेंगे।
यह अदालतों में चलने वाली अनेक संदिग्ध प्रथाओं में से एक थी। कांस्टेबल विक्रम ने कहा, लगता है यही हमारा एकमात्र विकल्प है। गंगाधर, मैं यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बड़े लोगों को चुनो। रुको कांस्टेबल विक्रम, इस केस में कुछ सुराग हैं जिन पर अच्छी तरह से गौर करने की जरूरत है। यह कोई अंत नहीं है। अर्णव चुपचाप खड़ी होकर इस अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यद्यपि उन्होंने दशकों पहले सेना छोड़ दी थी, लेकिन उनके सिद्धांत अडिग रहे। इकट्ठा हुए संदिग्ध बदमाश हो सकते हैं, लेकिन वे हत्यारे नहीं थे। उनका मानना है कि मौत किसी के अपराध को नहीं मिटा सकती, लेकिन पीड़ित परिवार को सच्चाई का पता चलना चाहिए। अगर वे किसी बलि का बकरा बनाते हैं तो यह उनके साथ अन्याय होगा। असली हत्यारे को उचित सजा मिलनी चाहिए। कांस्टेबल विक्रम के चेहरे पर उदासी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अर्णव को घूर कर देखा, जिससे सब कुछ पता चल गया। उनके सहकर्मियों ने अपनी सलाह दी। अर्णव, इससे दूर रहो। उपराज्यपाल हमें लगातार डांट रहे हैं। यह इतना भी बुरा नहीं है, आखिरकार वे अपराधी हैं। अर्णव के करीबी एक सहकर्मी ने कहा, अर्णव इस मामले में थोड़ा संवेदनशील है। उसका परिवार अभी जेल से रिहा हुआ है। कांस्टेबल विक्रम ने बातचीत को अनदेखा किया और अर्णव की आंखों में आंखें डालकर देखा। नाराजगी भरे लहजे में उसने कहा, बताओ, तुम इसे कैसे सुलझाओगे? अर्णव पीछे नहीं हटा। मुझे वह लेख दे दो। अर्णव ने हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। क्या दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे और अपनों दोस्तों को शेयर करे जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपना रिएक्शन जरूर दे। अध्याय 12, एक विस्मयकारी विश्लेषण। कांस्टेबल विक्रम उदास और चुप था। वह गर्म सीट पर फंसने से नाखुश था। हाल ही में उपराज्यपाल जुबिन सुबह सबसे पहले हत्या के मामले की प्रगति के बारे में पूछताछ करते थे। जब कांस्टेबल विक्रम के पास बताने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं होता था, तो उन्हें अपशब्दों की झड़ी लगा दी जाती थी। दबाव पूरी तरह से हेड कांस्टेबल पर था। अन्य कांस्टेबल उसके पंखों के नीचे दुबके हुए थे, बेकार के कृतघ्न जिन्होंने उसका जीवन कठिन बना दिया था। कांस्टेबल विक्रम की नाराजगी तर्कसंगत थी। उनका मानना था कि उनके जैसे उम्रदराज व्यक्ति के लिए यह बोझ उठाना अनुचित था। अर्णव ने लेख लिया और अपनी मेज पर वापस चला गया। जब वह स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो उसके सहकर्मी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। कांस्टेबल विक्रम की नजर में आने का सबसे अच्छा तरीका मामला सुलझाना था। अगर मामला सुलझने लायक नहीं था, तो अर्णव कांस्टेबल विक्रम को वेश्यालय ले जाकर उससे माफी मांग सकता था। इतने छोटे से मामले से उनकी सालों पुरानी दोस्ती खतरे में नहीं पड़ने वाली थी। अर्णव ने अपने सिद्धांतों के कारण मछली पकड़ने पर आपत्ति जताई। इस मामले को अपने हाथ में लेकर वह कांस्टेबल विक्रम के साथ बोझ भी बांट रहा था। हत्या का शिकार 51 वर्षीय सुरेश था। शांतिपुर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होने के नाते वह चंदन नगर में उपजाऊ भूमि के कई भूखंडों और कपड़े बेचने वाली 3 दुकानों का मालिक था, साथ ही किराना और सामान्य आपूर्ति भी। उनकी पहली पत्नी की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी उनसे 20 साल छोटी थी और अच्छे परिवार से थी। उनका एकमात्र बेटा उनकी पहली पत्नी से था। 20 साल की उम्र का अंतर। अर्णव को उल्टी आने लगी। क्या कहावत है, अपनी होने वाली पत्नी के लिए कड़ी मेहनत करो जो अभी किंडरगार्टन में है। 4 दिन पहले सुरेश किराया वसूलने के लिए ग्रामीण इलाके में गया था। वह सुबह 3 बजे वापस आया। सो रही पत्नी चीख सुनकर जाग गई और बाहर जाकर देखने लगी। उसने सुरेश को आंगन में मृत पाया और बताया कि उसने एक काली छाया को दीवार पर कूदते हुए देखा था। हत्या का वर्णन इस प्रकार किया गया। अर्णव ने कोरोनर की रिपोर्ट पढ़ी और उसमें विसंगति देखी। उन्होंने मन ही मन एक नोट बनाया और परिवार और कर्मचारियों की प्रशंसाओं को पढ़ना जारी रखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। कांस्टेबल विक्रम ने गुस्से से कहा और मजाक उड़ाते हुए पूछा, तो कांस्टेबल अर्णव, हत्यारा कौन है और कहाँ है? धैर्य रखें।
मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार बाहरी दीवार पर जूतों के निशान और पत्नी की गवाही से पता चलता है कि चोर दीवार फांद कर आया था। क्या यही सिद्धांत काम कर रहा है? कांस्टेबल विक्रम ने सकारात्मक जवाब दिया। अर्णव ने कहा, पच्चैन अपराध स्थल से दूर ले जाते हैं, जो संभवतः भागने के दौरान बने होंगे। कांस्टेबल विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। क्या समस्या है? वहां जूते के निशान क्यों हैं? वहां कीचड़ था। वहां कीचड़ क्यों था? दीवार के पास फूलों की क्यारी है। अर्णव ने सिर हिलाया। तो फिर लेख में आंगन में जाने वाले जूते के निशानों के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है? कांस्टेबल विक्रम अवाक रह गया। दूसरे कांस्टेबलों ने मदद की कोशिश की। शायद चोर ने आते समय कीचड़ को देख लिया होगा और कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। हत्या के बाद वह जल्दी में था और गलती से कीचड़ में चला गया। अर्णव की नजर पूरे कमरे पर पड़ी। यह एक संभावना है, लेकिन क्या किसी ने फूलों की क्यारी में जूते के निशान की जांच की? तार्किक रूप से, अगर चोर फूलों की क्यारी पर पैर रखे बिना आंगन में प्रवेश कर सकता है, तो उसे भागते समय कोई निशान छोड़े बिना दीवार फांदकर भागना चाहिए। उसके सहकर्मियों ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी निंदनीय थी। स्पष्टतः किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। किसी भी कांस्टेबल ने विवरण पर ध्यान नहीं दिया। अर्णव, तुम क्या कहना चाह रहे हो? किसी ने आक्रोश से कहा। अर्णव ने भौहें सिकोड़े कांस्टेबल विक्रम की ओर मुड़कर कहा, पीड़ित के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया था। यह एक कुंद हथियार था, है ना? कांस्टेबल विक्रम ने सिर हिलाया। वह घटनास्थल पर ही मर गया। अर्णव अपनी कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, एक कुंद हथियार क्यों? खंजर जैसा एक तेज हथियार संघर्ष में अधिक कारगर होगा। कमरे में सन्नाटा था और वे इस सवाल पर विचार कर रहे थे। गंगाधर ने अनुमान लगाया, शायद चोर का इरादा हत्या करने का नहीं था। गलत। यह अर्णव नहीं था जिसने आवाज लगाई, बल्कि कांस्टेबल विक्रम था। वह खड़ा हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सिर के पीछे सीधा वार था। इरादा मारने का था। फिर वह वापस बैठ गया और बुदबुदाया, धारदार हथियार की जगह कुंद हथियार क्यों? अर्णव ने सुझाव दिया, हो सकता है कि चोर के पास कोई हथियार न हो। कांस्टेबल विक्रम की आंखें चमक उठीं जैसे उन्होंने कुछ खोज लिया हो, लेकिन वह क्षण उनसे छूट गया। एक आखिरी बात जिसने मेरा ध्यान खींचा। अर्णव ने लेख पर नजर डाली और कहा, जब पीड़ित के परिवार को अदालत में लाया गया तो पत्नी बहुत देर तक घुटनों के बल बैठी रहने के कारण बेहोश हो गई। डॉक्टर की जांच में पाया गया कि आशा गर्भवती थी। एक मरणोपरांत बच्चा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे के जन्म से पहले ही पिता का देहांत हो गया। दर्शकों द्वारा की जा रही टिप्पणियां परेशान करने वाली थीं। अर्णव ने बोलने से पहले समूह के शांत होने का इंतजार किया। आशा की पीड़िता से लगभग 10 साल से शादी हुई है और वह इस समय गर्भवती है। शायद बच्चा उसका नहीं है। सामान्य यौन जीवन वाले स्वस्थ दंपति द्वारा 10 वर्षों में भी बच्चा पैदा न करना असामान्य बात थी, जब तक कि दंपति ने जानबूझकर गर्भधारण से परहेज न किया हो। उनमें से एक अवश्य ही बांझ होगा। बांझपन के इलाज के पारंपरिक तरीके अविश्वसनीय थे, इसलिए बांझ दंपतियों के गर्भधारण करने की संभावना बहुत कम थी। कांस्टेबल विक्रम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अर्णव, कृपया विस्तार से बताइए। अर्णव ने अपनी प्यास बुझाने के लिए चाय पी। शायद यह एक असफल चोरी नहीं थी, बल्कि जुनून में की गई हत्या थी। आशा का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, शायद कोई बाहरी व्यक्ति या पीड़ित का बेटा। उन्होंने पीड़ित के किराया वसूलने के लिए बाहर जाने पर मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन वह उम्मीद से पहले वापस आ गया और उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया। एक विवाद शुरू हुआ और तीसरे व्यक्ति ने पास की कुंद वस्तु को पकड़ लिया और पीड़ित को मार डाला। अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने शव को आंगन में घसीटा और ऐसा दिखाया जैसे कि चोर जागीर में घुस आया हो। अगर वह अक्सर आता जाता रहता है तो उसे आस पड़ोस की बारीक जानकारी होगी। उसे रात की गश्त का शेड्यूल पता होगा और वह सशस्त्र गार्ड से बच सकता है। अगर चोर पैसे के पीछे था तो वह उस दिन जागीर में घुसने का चुनाव नहीं करेगा। एक सच्चा चोर जागीर में तब घुसेगा जब पीड़ित चांदी के सिक्के या चांदी के नोट बदल चुका होगा।
आशा ने आपको यह सोचने में गुमराह किया कि हत्या किराया वसूली से संबंधित थी। कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। यह तुम्हें यह सब सिर्फ लेख पढ़ने से मिला? अर्णव, यह कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह बात सही है? दर्शक अर्णव के विश्लेषण से आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन भ्रमित भी थे। अर्णव ने टिप्पणी की, मैं मामले के विवरण के आधार पर एक संभावित परिदृश्य प्रस्तावित कर रहा हूं। हर सिद्धांत को सत्यापन और प्रमाण की आवश्यकता होती है। सुरागों का विश्लेषण करने के बाद मामले को बंद करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता थी। चोर ने रात की ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को चकमा देकर असुविधाजनक समय पर जागीर में प्रवेश किया था। धारदार हथियार की जगह कुंद हथियार का इस्तेमाल किया गया था और आशा का अचानक गर्भवती होना, ये सभी तथ्य दूसरों द्वारा अनदेखा किए गए थे, लेकिन अर्णव द्वारा नहीं। तर्क का उपयोग करते हुए उसने छिपे हुए सुरागों से सच्चाई को उजागर किया। कांस्टेबल विक्रम को लगा कि उनका पेशा एक बड़े बदलाव के कगार पर है। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने युवक की बातों को समझा, उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। आपको क्यों लगता है कि पीड़ित का बेटा इस मामले में शामिल हो सकता है? अर्णव ने धीरे धीरे अपनी चाय पी और चिंतित आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। 2 कारण। पहला, अर्जुन की गवाही में उल्लेख किया गया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर नहीं था क्योंकि वह अध्ययन कक्ष में खातों की जांच कर रहा था, और फिर भी उसने चिल्लाने की आवाज सुनने का उल्लेख नहीं किया। आशा ने कहा कि वह शोरगुल से जाग गई थी, लेकिन उस रात जो एक व्यक्ति जाग रहा था उसने कुछ नहीं सुना। संदिग्ध। दूसरा, अगर आंगन में प्रवेश करने वाले जूते के निशान नहीं थे, तो यह असंभव था कि चोर बाहर से आया था। प्रबोधन। कांस्टेबल विक्रम ने कहा, इसलिए हमें भ्रमित करने के लिए जूते के निशान लगाए गए थे। हाँ, पीड़ित के बेटे के जूते चेक करो, अर्णव ने सलाह दी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने अपने जूते के निशान छोड़े हों, बूढ़े विक्रम ने कहा। अर्णव ने विस्मय का भाव दिखाया और नकली प्रशंसा के साथ कहा, शानदार अनुमान कौशल। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जैनगर के सबसे अच्छे कांस्टेबल हैं। उल्टी शब्द के बाद अर्णव अपने अधीनस्थ की भूमिका में वापस आ गया और उसने हेड कांस्टेबल की पीठ पर एक जोरदार चांटा मारा। इससे कांस्टेबल विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद कांस्टेबल विक्रम थोड़ा और ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। मैं उपराज्यपाल जुबिन को सूचित कर दूंगा। तुम लोग मेरे साथ सुरेश की हवेली तक आने के लिए तैयार हो जाओ। कांस्टेबल विक्रम के तन चेहरे पर बेकाबू उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने अर्णव को अंगूठा दिखाया और जल्दी से ब्रेक रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह उपराज्यपाल को खोजने के लिए भागा, हंसी की आवाज सुनाई दी। अर्णव के विश्लेषण ने हत्या के मामले को एक नई दिशा दी है और कांस्टेबल विक्रम अब कार्रवाई के लिए तैयार है। क्या अर्णव का यह सिद्धांत सही साबित होगा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे और अपनों दोस्तों को शेयर करे जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपना रिएक्शन जरूर दे। अध्याय 13, पूछताछ। अर्णव ने हेड कांस्टेबल को जाते हुए देखा, जिससे वह प्रभावित नहीं हुआ। उचित साक्ष्य संकलन के लिए बहुत दिन बीत चुके थे। इस युग में फिंगर प्रिंटिंग तकनीक नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अर्जुन ने खुद जूते के निशान बनाए हों। इस मामले को सुलझाने के लिए इस युग में और कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की जा सकती हैं? अर्णव ने समाधान के लिए अपना दिमाग खपाया। ये निम्न स्तर के अधिकारी केवल तभी उपयोगी होते हैं जब लाभ कमाना हो। जब पैसे की बात आती है तो वे बंदरों की तरह नाचते हैं। उपराज्यपाल का गुस्सा उनके शब्दों में झलक रहा था। हत्या का मामला बहुत बड़ा था और इस पीड़ित के परिवार से संबंध थे। मास्टर राघव, जो शाही सलाहकार बोर्ड में बैठे थे। शाही सलाहकार बोर्ड कौन था? वे शाही सेंसर थे जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जिसे चाहे उसे सजा देते थे। जो कोई भी उनका विरोध करता था, उस पर कदाचार का आरोप लगाकर महाभियोग चलाया जाता था। सरकारी पंजीयक के दुबले-पतले चेहरे पर गोटी लगी हुई थी। वह हंस पड़ा। उन्हें देर सवेर मछली पकड़ने जाना ही पड़ेगा।
अनुभवी अधिकारी होने के नाते वे निम्न स्तर के अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली गुप्त रणनीति से परिचित थे। जब हेरफेर की बात आती थी तो निचले स्तर के अधिकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के समान होते थे। स्वामी शाही दरबारों में थे, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों के गवर्नर दूसरे स्थान पर थे। उपराज्यपाल जुबिन ने कहा, जब निरीक्षण का समय हो तो मछली पकड़ना। जब अदालतें हम पर कदाचार का आरोप लगाती हैं तो मुझे क्या कहना चाहिए? तभी जल्दबाजी में चल रहे कदमों की आवाज ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। कांस्टेबल विक्रम हॉल में घुसा। दहलीज पार करते ही वह रुक गया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हमें सुरेश हत्या मामले में एक सफलता मिली है, उपराज्यपाल जुबिन। कृपया हमें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करें। उपराज्यपाल जुबिन और पंजीयक राम एक ने एक दूसरे को देखा। पहला हंसा, जबकि बाद वाले ने एक जानकार मुस्कान दी। उनके हाव भाव देखकर कांस्टेबल विक्रम झिझकने लगे। अब खोने को समय नहीं है। उपराज्यपाल जुबिन ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, मूर्ख! क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानूंगा? इस समय मछली पकड़ना। क्या तुम मूर्ख हो? सामान्य परिस्थितियों में जबरन स्वीकारोक्ति स्वीकार्य थी, लेकिन समस्या यही थी। इकबालिया बयान प्राप्त होने के बाद मामला सजा के लिए न्याय मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। निरीक्षण साल के अंत में होने वाले थे और जैंगर शहर की अदालतों में घबराहट का माहौल था। हर अधिकारी अपनी गतिविधियों को लेकर सतर्क था और दूसरों पर नजर रख रहा था, ताकि अपने दुश्मनों को रंगे हाथों पकड़ सके। यह राजनीतिक अनिश्चितता का समय था और कोई भी फैसला पलटा जा सकता था। कांस्टेबल विक्रम ने जल्दी से स्पष्ट किया, कृपया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मछली पकड़ने नहीं जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम असली अपराधी को पकड़ लेंगे। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी क्षमताओं से वाकिफ नहीं हूं? उपराज्यपाल जुबिन ने कांस्टेबल विक्रम को संदेह भरी निगाहों से देखा। अपना मामला बताओ। कांस्टेबल विक्रम को समझाने में खुशी हुई। बेशक, इस हत्या के मामले में कई विचित्र बातें हैं। कांस्टेबल विक्रम ने दोनों अधिकारियों के सामने अर्णव के सिद्धांत को दोहराया। जैसे जैसे स्पष्टीकरण आगे बढ़ता गया, उपराज्यपाल जुबिन का अविश्वास आश्चर्य में बदल गया। अनजाने में उसकी पीठ सीधी हो गई। अंत में वह अपने चेहरे पर एक सख्त भाव के साथ चुप हो गया। वह गहन विचार में डूबा हुआ था। पंजीयक राम ने ताली बजाई और प्रशंसा की। अद्भुत! तर्क और तर्क के साथ की गई एक श्रमसाध्य जांच। आपने सबसे छोटे सुराग से सच्चाई को उजागर कर दिया। वाकई हमारे समय का सबसे अच्छा काम। बेशक, उन्हें अभी भी साक्ष्य और सत्यापन की आवश्यकता थी, लेकिन स्पष्टीकरण ने चंदन नगर न्यायालय के लोगों को एक दिशा दे दी। कांस्टेबल विक्रम मुस्कुराए और बोले, आप बहुत उदार हो रहे हैं। उपराज्यपाल जुबिन ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें ये तरीके किसने सिखाए? एक पल सोचने के बाद कांस्टेबल विक्रम ने दूसरे आदमी की उपलब्धि चुराने की इच्छा को दबाते हुए कहा, फास्ट हैंड्स अर्णव। यह पदनाम आधुनिक समय के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसा ही था। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल तेज वर्ग के अधिकारियों को संबोधित करने के लिए किया जाता था। अर्णव, उपराज्यपाल जुबिन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसे उपराज्यपाल जुबिन पहले भी प्रमोद जी के साथ शराब पीने गए थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। कुछ साल पहले प्रमोद जी ने अपने भतीजे को नौकरी दिलाने के लिए 20 चांदी के सिक्के खर्च किए थे। भारत में एक अधिकारी की नौकरी उसके बेटे को सौंपी जा सकती है, इसलिए इसे परिवार के लिए आय का एक स्थिर स्रोत माना जाता था। उपराज्यपाल जुबिन मुस्कुराए, वह लड़का है। पंजीयक राम ने गायब कर राशि के मामले को याद किया और पूछा, आपका क्या मतलब है? कांस्टेबल विक्रम ने उनकी बातचीत पर बारीकी से ध्यान दिया। उपराज्यपाल के चेहरे पर मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, प्रमोद परिवार गायब हुए टैक्स सिल्वर के हाई प्रोफाइल मामले में उलझा हुआ था। आपको क्या लगता है कि परिवार को बिना किसी खरोंच के क्यों छोड़ दिया गया? कांस्टेबल विक्रम ने कहा, मैंने सुना है कि सशस्त्र गार्ड के प्रमोद जी ने जांच में सहायता की थी और इसलिए महाराज ने उसे दोषमुक्त कर दिया था। यह कहानी अर्णव ने बताई थी। पंजीयक राम ने उपराज्यपाल जुबिन की ओर देखा और पूछा, क्या कोई अंदरूनी कहानी है?
गायब हुए टैक्स मनी का मामला पंजीयक राम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। काउंटी मजिस्ट्रेट के पास जानकारी तक अधिक पहुंच होगी, हालांकि जेंगर शहर में उन्हें एक छोटा आदमी माना जाता था। शक्तिशाली अधिकारियों के समर्थन के बिना कोई भी व्यक्ति लंबे कार्यकाल की आशा नहीं कर सकता। उपराज्यपाल जुबिन ने ठहाका लगाया, प्रमोद जी एक क्रूर पहलवान है। इस मामले में वह बलि का बकरा मात्र था। उपराज्यपाल ने कुछ देर रुककर कहा, जैसे कि वह बहुत कुछ बताना नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, प्रमोद परिवार की रिहाई के पीछे वह कारण नहीं है। तो फिर कौन? कांस्टेबल विक्रम ने पूछा। पंजीयक राम को अंदाजा था कि उन्हें असली कहानी पता है, लेकिन उन्होंने उपराज्यपाल के आगे बोलने का इंतजार किया। उपराज्यपाल जुबिन ने कहा, अर्णव, उसने ही इस मामले को सुलझाया था। मेरे एक परिचित के अनुसार, जो जेंगर न्यायालय में काम करता है, उसका नाम लेख में दर्ज है। एक पिता के अपराध को बेटे के पुण्य कार्य से माफ किया जा सकता है। हालांकि वह सिर्फ एक भतीजा है, लेकिन मूल सिद्धांत कायम है। पंजीयक राम ने सीटी बजाई और कहा, जब तक जांच चल रही थी, तब तक अर्णव जेल में होता। उसने केस कैसे सुलझाया? उपराज्यपाल जुबिन ने जानबूझकर कहा, मुझे भी यह अविश्वसनीय लगा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। लेख पंजीयक राम को भी यही विचार सूझा और वह चौंक गया। केवल लिखित जानकारी के साथ कांस्टेबल विक्रम शायद ही कभी उच्च अधिकारियों की गपशप को भांप पाता था, लेकिन इस बार वह वास्तव में अचंभित था। उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्णव अकेले ही उस मामले को सुलझा सकती है, जिससे हर कोई हैरान था। कांस्टेबल विक्रम को इसकी कोई समझ नहीं आई। जब अर्णव पहली बार उनके पास आया था, तो वह एक गुस्सैल युवक था जो हर मामले को सीधे तौर पर लेता था। यह तेजतर्रार युवक कब मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञ बन गया? जब कांस्टेबल विक्रम वारंट लेकर ब्रेक रूम में वापस आया, तो अर्णव अपनी डेस्क पर सो रहा था। उसने पिछली रात कई तरह की चीजों के बारे में सोचते हुए बिताई थी और तीसरी घंटी बजने के बाद सो गया। अन्य कांस्टेबल अर्णव को जगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कांस्टेबल विक्रम ने अपना हाथ उठाया और कहा, उसे सोने दो। उसने 2 कांस्टेबल चुने और कहा, मेरे साथ सुरेश की हवेली में चलो। तीनों व्यक्तियों ने अपने नागरिक गार्डों को बुलाया और 9-9 के समूह में चंदन नगर न्यायालय से बाहर चले गए। सिविलियन गार्ड का गठन अस्थायी भर्ती से किया गया था। नागरिकों को भर्ती किया गया और उन्हें बिना वेतन, आवास या भोजन के काम कराया गया। अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ी। अर्णव को रैली के नारे से झटका लगा और वह जाग गया। उसने अपनी लार पोंछी और मुख्य प्रांगण की ओर चल दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने संदिग्धों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया होगा और उनसे पूछताछ चल रही होगी। मुख्य न्यायालय में उपराज्यपाल जुबिन मंच पर न्यायाधीश की मेज पर बैठे थे। उनके बगल में पीछे की ओर न्यायालय अधिकारी और न्यायालय संचालक बैठे थे। मंच के सामने निचले स्तर के 3 वर्ग के अधिकारी 2 समूहों में इकट्ठे हुए। उनके बीच 2 संदिग्ध घुटनों के बल बैठे थे। एक युवक ने कढ़ाईदार हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और एक खूबसूरत महिला ने बैंगनी रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। महिला के चेहरे पर व्याकुलता का भाव था, जो युवक के शांत व्यवहार के विपरीत था। टकराना। उपराज्यपाल जुबिन ने मेज जोर से पटक दी और पुकारा, अपना नाम बताओ। महिला ने युवक की ओर देखा। उसने अपनी पीठ सीधी करने से पहले उसे एक शांत नजर से देखा। मैं अर्जुन हूं। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मैं आशा हूं। उपराज्यपाल जुबिन ने पूछा, तुम दोनों ने सुरेश को कैसे मारा? ईमानदारी से बताओ। महिला इस आरोप से अचंभित रह गई। वह अपने शब्द खोजने की कोशिश करते हुए अपनी पलकें फड़कने लगी। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसने कहा, यह आरोप कहां से आ रहा है? मैं अपने पिता को क्यों मारूंगा? उपराज्यपाल जुबिन ने पूछा, हत्या के समय आप कहां थे? मैं अध्ययन कक्ष में था। तुम अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं थे? मैं किताबें जांच रहा था। आपके ठिकाने की पुष्टि कौन कर सकता है? रात के उस समय कोई भी जाग नहीं रहा था। अर्जुन के जवाब सुसंगत और बिना किसी जल्दबाजी के थे। या तो उसका विवेक साफ था या फिर उसे अभ्यास था। अर्णव का मानना था कि यह बाद वाली बात थी।
हालांकि अर्जुन के पास कोई सत्यापित सबूत नहीं था, लेकिन उस पर हत्या का आरोप लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। एक सिद्धांत सिर्फ एक सिद्धांत था और दोषी साबित होने तक वह व्यक्ति निर्दोष था। उपराज्यपाल महिला की ओर मुड़ा। आशा, तुम सुरेश से 10 साल तक विवाहित रही, फिर भी उससे कोई संतान नहीं हुई। अब तुम गर्भवती कैसे हो? मैं तुमसे ईमानदारी से जवाब देने का आग्रह करता हूं। क्या तुम्हारे और अर्जुन के बीच अनुचित संबंध थे और क्या तुमने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी? आशा चिल्लाई। नहीं, मेरा शरीर कमजोर है और मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रोजाना डॉक्टर की सलाह का पालन कर रही हूं। यह मुश्किल रहा है, लेकिन हम गर्भधारण करने में कामयाब रहे। आप मुझ पर अपने पति की हत्या का आरोप कैसे लगा सकते हैं? उसके चेहरे पर आंसू की धारा बहने लगी। अर्णव ने यह दृश्य देखा और सोचा, सत्य कैसे प्राप्त किया जाए। उसके दिमाग में एक व्यावहारिक विचार आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे और अपनों दोस्तों को शेयर करे जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपना रिएक्शन जरूर दे। अध्याय 14 मनोवैज्ञानिक खेल। उपराज्यपाल जुबिन की हथेली जज की मेज पर आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आपकी गवाही से पता चलता है कि आपने हत्यारे की आकृति देखी थी जब वह दीवारों पर कूद रहा था। कांस्टेबलों ने आज फूलों के बिस्तर की जांच की। वहां न तो कोई पदचिन्ह था और न ही किसी तरह की गड़बड़ी के संकेत। आशा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें इधर उधर घूम गईं। यह मैं। अर्जुन ने तुरंत कहा, मेरी मां को कैसे पता चलेगा कि चोर हमारे घर में कैसे घुसा? कांस्टेबलों द्वारा पाए गए सबूतों की कमी का मतलब यह नहीं है कि हमने अपराध किया है। मां, इस शब्द को कलंकित मत करो, अर्णव ने सोचा। उपराज्यपाल जुबिन ने डांटा, तुम्हारी जुबान बहुत बकवास है। कोड़ा निकालो। पुराने दिनों में पूछताछ के लिए शारीरिक दंड देना आम बात थी। जब सबूत बहुत कम होते थे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए प्रायः दबाव के तहत ही स्वीकारोक्ति प्राप्त की जाती थी। उचित सुविधाओं और तकनीकों के बिना सबूत इकट्ठा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। इसलिए शारीरिक दंड कानून का एक अमूल्य तत्व बन गया। पक्ष और विपक्ष अपरिहार्य थे। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, क्या यही अदालतों का तरीका है? मेरे चाचा संस्कार मंत्रालय और शाही सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। क्या आपको महाभियोग की चिंता नहीं है? जिस चाचा के बारे में उसने बात की, वह दूर का रिश्तेदार था। हालांकि उनके खून का रिश्ता बहुत कम था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। सुरेश का परिवार अक्सर रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाता था। धमकी बिल्कुल सटीक तरीके से दी गई थी। उपराज्यपाल जुबिन की भौहें टेढ़ी थीं। उन्हें पता था कि सुरेश के परिवार के संबंध हैं। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? उस आदमी को 20 कोड़े। 4 हरकारे आगे बढ़े। अर्जुन की गर्दन को 2 आदमियों ने डंडों से पकड़ रखा था, जबकि बाकी 2 ने उसकी पैंट उतार दी। जब कोड़े मारने की शुरुआत हुई तो मुख्य अदालत में दर्द की चीखें गूंज उठीं। उपराज्यपाल जुबिन ने तटस्थ भाव से सब देखा। मोटी बेंच से 20 कोड़े मारने से कबूलनामा निकलवाना काफी नहीं था, शायद 50 कोड़े मारने से भी हो जाता। हालांकि संदिग्ध की जान जाने का खतरा था। अगर अर्जुन ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया तो भी मामला न्याय मंत्रालय को सौंपे जाने के बाद फैसला पलटा जा सकता था। आखिरकार शाही सलाहकार मंडल में उसका एक रिश्तेदार भी था। पूरा मामला उल्टा पड़ सकता है और चंदन नगर अदालतों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब अर्जुन को दंड दिया जा रहा था तो अर्णव ने न्यायालय सहायक को इशारा किया। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह आदमी नीचे उतरा और अर्णव की ओर दौड़ा। उपराज्यपाल से कहो कि वे ब्रेक लें। मेरे पास एक आइडिया है, अर्णव ने धीमी आवाज में कहा। न्यायालय सहायक अनिच्छुक दिखाई दिया। तुम्हारी क्या योजना है? कृपया मुझे किसी बेतुकी बात में मत घसीटो। मुकदमा जारी रखने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उपराज्यपाल के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए वह मेरे सुझाव पर सहमत हो जाएगा। मैं बाद में तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, अर्णव ने कहा। अच्छा।
न्यायालय सहायक उपराज्यपाल जुबिन के पास पहुंचा और संदेश सुनाया। उपराज्यपाल जुबिन ने जल्दी से अर्णव की तरफ रुख किया। फिर उसने आह भरी और आगे की ओर देखा। जोर से पटकते हुए उसने घोषणा की, उन्हें बंद कर दो। हम एक ब्रेक के बाद सत्र फिर से शुरू करेंगे। उपराज्यपाल जुबिन ने नौकरानी से चाय का कप लिया और चुपचाप चुस्कियां लेने लगा। अर्णव को कोर्ट रूम का कुछ अनुभव था। जब वह बल के साथ था, उसने अपना प्याला होठों तक लाया। वे आंतरिक हॉल में चले गए थे। अर्णव, आपका सुझाव क्या है? अर्णव उपराज्यपाल जुबिन के दोस्ताना लहजे से आश्चर्यचकित थी। उसकी यादों में उपराज्यपाल हमेशा निचले स्तर के अधिकारियों के साथ निर्दयता से पेश आता था। क्या अर्णव के जाने के बाद वह बदल गया? मेरे मन में कुछ है, अर्णव ने कहा। बिना बल प्रयोग किए? हां। उपराज्यपाल जुबिन को आश्चर्य हुआ। उसने अपना कप नीचे रख दिया। समव्यास, आप खेल सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं क्या कह सकता हूं? अर्णव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप यहां बैठकर आराम करें और मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने दीजिए। आशा को एक बंद कमरे में लाया गया। वह अपनी सीट पर कांप रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसे अपने अपहरणकर्ता से परेशानी की आशंका थी, लेकिन वह उसे कमरे में रखकर चला गया। इससे उसकी चिंता कम नहीं हुई। धप! लकड़ी का दरवाजा खुला और कांस्टेबल की वर्दी पहने एक युवक अंदर आया। वह लंबा और चौड़ा था और उसके चेहरे की बनावट भी अच्छी थी। चिंता मत करो, मैं यहां बस एक सामान्य बातचीत के लिए आया हूं। तुम मुझे सर अर्णव कह सकती हो, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे एक कप चाय दी। अर्णव नाम का सांप? आशा को इस विनम्र व्यवहार से संदेह हुआ। उसने युवक को सावधानी से देखा। अर्णव ने अपने सामने खड़ी महिला का जायजा लिया। वह एक प्राकृतिक सुंदरता थी और उसकी आभा उसकी चाची जैसी थी, एक अमीर व्यापारी के लिए एक उपयुक्त पत्नी। 30 वर्ष की आयु में वह आधुनिक विश्व में एक महान व्यक्ति होगी। अर्णव ने बातचीत शुरू की। उन सोने और चांदी के सामानों से सुरेश ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। आशा ने न तो सहमति जताई और न ही इनकार किया। अर्णव ने बोलना जारी रखा। मेरी राय में आपकी उम्र को देखते हुए सुरेश संभवतः बच्चों की कमी का कारण है। कोमल और विनम्र लहजे ने आशा को चौंका दिया। उसे एक कठिन पूछताछ की उम्मीद थी। कांस्टेबल वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। यह सुनना दुर्लभ था कि किसी जोड़े की बांझपन के लिए पुरुषों को दोषी ठहराया जाता है। अर्णव के शब्द ताजी हवा के झोंके की तरह थे, जिसने आशा को अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर दिया। यह मेरी गलती है, मेरा गर्भ अनुत्पादक है। हम इतने सालों तक निःसंतान रहे और अब मेरे पति चले गए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंखें लाल हो गईं। मृतक वापस नहीं आ सकते। क्या सुरेश कभी आनंद गृह में गए थे? अक्सर। कौन सा व्यापारी या अधिकारी ऐसा नहीं करता? संभलकर बोलो। एक 50 वर्षीय व्यक्ति जो अक्सर अपना पैसा भोगविलास गृह में खर्च करता है। मैं लगभग पुष्टि कर सकता हूं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आपके पति का नहीं है। भोगविलास गृह में रहने वाली लड़कियां अक्सर उपजाऊ होती हैं। यही बात उस महिला के बारे में भी कही जा सकती है जो खाली शयन कक्ष की रखवाली करती है। अर्णव ने अपनी जीभ से क्लिक की आवाज निकाली। सुरेश एक बूढ़ा आदमी था जो अपना ज्यादातर समय मौजमस्ती के घर में बिताता था। तुम उपेक्षित थे, इसलिए धोखा देना समझ में आता है। हालांकि हत्या कभी भी उचित नहीं है। आशा का चेहरा सख्त हो गया। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने केस पढ़ा है। अर्जुन तुमसे 7 साल छोटा है। अर्णव ने महिला को एक जानकार मुस्कान दी। आपका क्या मतलब है? आशा ने भावशून्य भाव से कहा। तुम एक पालना छीनने वाले हो। अर्णव हंसा। मुझे समझ नहीं आया। महिला इस वाक्यांश से सचमुच उलझन में थी। ठीक है, चलो एक ऐसी बात पर बात करते हैं जो तुम्हें पता है। तुम हर रात शयन कक्ष में अकेली रहती थीं और तुम अकेलापन महसूस करने लगीं, इसलिए तुमने अपने सौतेले बेटे को बहकाया और एक अनैतिक काम किया।
हत्या की रात तुमने अपने पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाने और अपने सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाने की योजना बनाई थी। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि सुरेश जल्दी घर लौट आएगा। उसने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। फिर तुमने एक फूलदान पकड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया। अपना अपराध छिपाने के लिए तुम दोनों ने उसके शव को आंगन में घसीटा ताकि यह लगे कि यह चोरी का असफल प्रयास था। अर्जुन ने जानबूझकर दीवार पर एक निशान छोड़ा ताकि तुम्हारी कहानी की पुष्टि हो सके। आशा के गालों का रंग फीका पड़ गया जब वह अर्णव को घूर रही थी। पसीने से तर हाथों को कसकर जकड़ते हुए वह चिल्लाई, नहीं, मैं निर्दोष हूं। वह घबरा रही थी। अर्णव के वर्षों से विकसित पूछताछ कौशल का अच्छा उपयोग हो रहा था। सौम्य व्यवहार गायब हो गया था। उसकी जगह एक भावशून्य रवैये ने ले ली थी। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मुझे यह सब कैसे पता चला? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अर्णव ने कहा। असंभव। आशा की आंखों में अविश्वास झलक रहा था, लेकिन उसका डर दिखने लगा था। वह चादर की तरह सफेद हो गई थी, लेकिन वह दृढ़ थी। मैं निर्दोष हूं। क्या आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं कि वह कोई रहस्य रखेगा? अर्णव ने तटस्थ स्वर में पूछा। हालांकि कांस्टेबल ने उसे कभी धमकी नहीं दी, लेकिन महिला को गुस्सा आ गया। अर्णव ने कहा, शायद आपको लगा कि सफाई का काम बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। खैर, मैं आपको बता दूं कि आपकी योजना में कुछ खामियां थीं। सबसे पहले अर्जुन ने केवल आंगन से बाहर जाने वाले निशान छोड़े थे, लेकिन अंदर जाने वाले निशान नहीं। अगर चोर बिना किसी निशान के अंदर घुसने में सक्षम था, तो बाहर निकलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सुरेश की मौत सिर पर एक कुंद हथियार लगने से हुई। भारत के कानून के अनुसार अतिक्रमण करने पर 80 कोड़े मारे जाएंगे और मालिक को घुसपैठिए को देखते ही मार डालने का अधिकार है। अर्णव ने मेज थपथ पाई। तो चोर के पास धारदार हथियार क्यों नहीं था? इससे ज्यादा समझ में आता है। आशा अचंभित रह गया। मैं अभी भी नहीं रुका हूं। अर्णव ने महिला को एक ठंडी मुस्कान दी। एक बार जब वह आशा के बचाव में पहुंच गया, तो उसने जानलेवा वार किया। अर्णव अपने मनोवैज्ञानिक दाव से आशा को तोड़ता हुआ दिख रहा है। क्या वह अंततः अपना अपराध कबूल कर लेगी? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे और अपनों दोस्तों को शेयर करे जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपना रिएक्शन जरूर दे। अध्याय 15, एक बुरी आदत जो हजारों सालों तक चलती रहेगी। अर्णव ने अपनी व्याख्या जारी रखी। तीसरा, चंदन नगर न्यायालय ने यह क्यों माना कि तुम दोनों ने चोर की बजाय सुरेश को मारा है? तुमने यह चतुराई की कि तुमने लाश को बाहर आंगन में घसीटकर फेंक दिया ताकि यह लगे कि यह चोर का काम है, लेकिन गलती हो गई। सुरेश की मौत इस तरह हुई कि उसके पैर हवेली की ओर और सिर सड़क की ओर था। जानलेवा वार उसके सिर के पिछले हिस्से पर हुआ था, जिसका मतलब था कि हत्यारा उसके पीछे था। अगर हत्यारा चोर होता तो वह या तो छिप जाता या फिर भाग जाता। वह आदमी की हत्या करके खाली हाथ क्यों जाता? आशा अपनी साजिश में मौजूद सभी खामियों के बारे में जानकर दंग रह गई। अर्णव के शब्द उसके चेहरे पर एक तमाचा थे। उसे लगा जैसे उसकी योजना सबके सामने उजागर हो गई थी और वह अपनी चाल छिपाने में असफल रही थी। उसे भय ने जकड़ लिया। अब क्या आप बोल नहीं पा रहे हैं? अर्जुन भी, इसलिए उसने यह कबूल किया। उसने यह भी कहा कि जब उसने संबंध खत्म करने का फैसला किया तो तुमने उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से धमकाया था। फिर तुमने उस रात के हंगामे का फायदा उठाकर सुरेश को मार डाला। अर्जुन एक निर्दोष व्यक्ति है। योजना में विफलताओं को स्वीकार करते हुए उसे एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं था। उसने उपराज्यपाल के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वह संबंधों को सुधारने और अपराध को आप पर थोपने के लिए 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार है। आशा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अर्जुन के विश्वासघात के बारे में सुनकर उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। अर्णव ने जानबूझकर इस बात पर जोर दिया। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि अर्जुन क्या करने में सक्षम है।
सच तो यह है कि वह अर्जुन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह शर्त लगाने को तैयार था कि वासना पर आधारित रिश्ता आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा अर्जुन एक व्यापारी का बेटा था। वह युवा और अमीर था, अवसरों का एक समुद्र उसके लिए इंतजार कर रहा था। वह एक बड़ी उम्र की महिला के लिए अपनी जान क्यों देगा? आशा को निराशा महसूस हुई। हालांकि उपराज्यपाल एक नैतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति है। वह आपकी कहानी का पक्ष सुनना चाहता था, इसलिए मैं यहां हूं। यदि आप साफ साफ बता देते हैं तो वह शपथ लेता है कि वह मृत्युदंड नहीं देगा। महिला ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह जीवन रेखा को पकड़े हुए थी। क्या तुम सच बोल रहे हो? अर्णव ने सिर हिलाया। हाँ। उन्होंने आशा के डगमगाते हुए संकल्प को देखा और दरवाजा खोल दिया। न्यायालय अधिकारी ने आधिकारिक रिकॉर्ड बनाने के लिए अंदर कदम रखा। एक बार जब उसकी सुरक्षा कम हो गई तो आशा ने अपनी सारी बातें बाहर निकाल दीं। उसके कबूलनामे में उसके सिद्धांत से कुछ विसंगतियां थीं। उसका लहजा सौतेले बेटे, कृपया अपना ख्याल रखना से बदलकर तुम बेवकूफ, क्या तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो गया था। पूरे परिवार को जलाने के लिए बस एक पल की खुशी की जरूरत थी। आशा के अनुसार जब उसके पति को इस संबंध के बारे में पता चला तो वह अपने बेटे के साथ झगड़ने लगा। अर्जुन ने एक फूलदान उठाया और उसे अपने पति के सिर पर पटक दिया, जिससे वह गिर गया। आरोपों से बचने के लिए उसने आशा के साथ मिलकर हत्या को छुपाने की साजिश रची। वे दोनों ही आम लोग थे जिन्हें आपराधिक जांच के बारे में सीमित जानकारी थी। दुर्भाग्य से अर्णव ने तुरंत ही इन विसंगतियों को पकड़ लिया। एक बार जब स्वीकारोक्ति लिख ली गई तो अर्णव और अदालत अधिकारी कमरे से बाहर चले गए। अदालतों में अपनी 20 साल की सेवा में न्यायालय अधिकारी ने कभी भी किसी पूछताछ को गवाह के तौर पर आगे बढ़ते नहीं देखा था। आपकी पूछताछ की तकनीक वाकई अनोखी और प्रभावशाली है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। किसी संदिग्ध की दुर्दशा का फायदा उठाना एक प्राथमिक रणनीति है। यह सिर्फ आप जैसे बुजुर्गों के लिए ही आश्चर्यजनक है। अर्णव ने हाथ हिलाया और कहा, एक छोटी सी उपलब्धि। उन्होंने आशा पर काम करने का फैसला किया था क्योंकि वह कानून के बारे में कम जानकार थी। इस युग की महिलाओं में शिक्षा की कमी आम बात थी। मुख्य अदालत में पूछताछ के दौरान अर्णव ने संदिग्धों पर गौर किया और पाया कि महिला अनिश्चितता और संदेह से ग्रस्त थी। इसलिए उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया। यह आशा के सामने पेश किया गया एक धोखा था। कानून के अनुसार षड्यंत्रकारी विवाह हत्या की सजा मृत्युदंड थी। पति या पत्नी के लिए 1000 घाव और षड्यंत्रकारी के लिए सार्वजनिक रूप से सिर कलम करना। मृत्युदंड से बचना संभव नहीं था। इस मामले में अर्जुन ने ही हत्या की थी। पितृहत्या की सजा भी 1000 घाव देकर मौत थी। अर्णव को फांसी के तरीके की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि आशा हत्या में सहयोगी होने के कारण मौत की सजा का हकदार है। यह उनके पिछले जन्म के सिद्धांतों के विरुद्ध था। जब रोम में हो तो रोमनो जैसा करो। अनुकूलनशीलता सबसे बड़ी जीवित रहने की कला है, अर्णव ने खुद से कहा। जब अर्जुन को पता चला कि आशा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो उसके पास दोषी होने की दलील देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्णव दोनों खातों के रिकॉर्ड को आंतरिक कक्ष में ले आया। उपराज्यपाल जुबिन के बाएं हाथ में एक कप था जबकि उनके दाहिने हाथ में एक लेख था। जब अर्णव अंदर आई तो उन्होंने दोनों चीजें नीचे रख दीं। कैसा रहा? अर्णव ने दोनों लिखित अभिलेख अपनी मेज पर रख दिए। भाग्य हमारे साथ है। उपराज्यपाल जुबिन ने कागजात लिए और हिसाब किताब पढ़ा। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो उसकी हथेली मेज से टकराई और वह चिल्लाया, कमीने! कमीने! वह सौतेली मां और सौतेले बेटे द्वारा किए गए कृत्यों से घृणा करता था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मुड़कर अर्णव की तरफ देखा। वह युवक के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ। अर्णव, तुम्हारा अच्छा काम याद रखा जाएगा। अच्छा काम किया। यह सब आपके महान प्रभाव का परिणाम है। मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है, अर्णव ने अपने सबसे ईमानदार लहजे में कहा। उपराज्यपाल जुबिन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।
जब सत्र समाप्त हुआ तो कांस्टेबल विक्रम ने संकेत दिया कि वह तेज वर्ग के कांस्टेबलों को पेय देना चाहते हैं। उस युग में कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर थीं और एक चांदी के सिक्के से एक बड़े शराबखाने में भोज जितना भोजन मिल जाता था। अर्णव ने जो शानदार प्रदर्शन किया था, केस को सुलझाने वाला तर्क और अनोखी पूछताछ पद्धति, उसने उसे रात का सितारा बना दिया। यहां तक कि कांस्टेबल विक्रम ने भी जांच प्रक्रिया में सुझाव मांगे। महिला कमजोर दिल की थी और आसानी से टूट जाती थी। यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। अर्णव को पता था कि खुद की तारीफ करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके सहकर्मी उसके काम से चकित थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्णव ने उनके दिमाग को एक नई दुनिया के लिए खोल दिया हो। अर्णव के प्रति उनके टोस्ट में बहुत उत्साह था। 3 दौर की शराब पीने के बाद अंततः विषय नाट्यशाला और वेश्यालयों पर आ गया। कांस्टेबल विक्रम ने सुर्खियां बटोरी। उसने अर्णव के कंधे पर थपथपाया और कहा, अर्णव, चलो आज तुम्हें कुछ मौजमस्ती के लिए प्लेहाउस ले चलते हैं। अन्य कांस्टेबलों ने एक दूसरे को जानकार नजरों से देखा। सभी जानते थे कि अर्णव कुमारी थी। क्या आप भुगतान कर रहे हैं? कांस्टेबल विक्रम ने कहा, नहीं, इसके लिए कुछ चांदी के सिक्के खर्च होंगे। अगर वह पैसे नहीं दे रहा है, अर्णव ने जवाब दिया, तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जिसकी आपको तलाश है। अपना कौमार्य खोने का अर्थ यह होगा कि अर्णव कभी भी अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा। प्लेजर हाउस और प्लेहाउस का जिक्र आते ही मेजबान की कुछ यादें ताजा हो गईं। अर्णव ने जानकारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला। नाट्यगृहों को वेश्यागृह माना जाता था जो आम लोगों के लिए थे। आनंद गृह अधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान थे जहां व्यापारी और उच्च पदस्थ अधिकारी अक्सर आते थे। वर्ग भेद स्पष्ट था। आनंद गृह भी मनोरंजन स्कूल से निकटता से जुड़े थे। कांस्टेबल विक्रम ने कहा, मनोरंजन स्कूल की महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं, उनकी त्वचा बेहद नाजुक और कोमल है। एक बदनाम अधिकारी अपने परिवार की महिलाओं को मनोरंजन स्कूल में फेंकता हुआ देखेगा। मैं उपराज्यपाल के साथ सिर्फ एक बार ही प्लेजर हाउस गया हूं। मैं लेडी फुक्सियांग को देखने के लिए भाग्यशाली था। वह बिल्कुल। कांस्टेबल विक्रम का मन भटक गया और वह चुप हो गया। गंगाधर ने पूछा, लेडी फुक्सियांग कौन है? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया था? वह फूलों की रानी है, मनोरंजन स्कूल की सबसे अच्छी। अगर वह उस दिन उपलब्ध होती तो मैं उसे ले लेता। कांस्टेबल विक्रम ने शेखी बघारी। अर्णव उत्सुक था। एक रात का किराया कितना? 30 चांदी के सिक्के। अर्णव ने कांस्टेबल विक्रम की ओर कुछ मूंगफली फेंकी और कहा, कुछ नट्स खाओ, मुझे लगता है कि तुम नशे में हो। 30 चांदी के सिक्कों से एक आदमी कई युवतियों को सीधे अपने दरवाजे पर ला सकता था। मनुष्य हर चीज की कीमत बढ़ाने का शौकीन था, एक बुरी आदत जो सहस्राब्दियों तक चलती रही। अर्णव ने निष्कर्ष निकाला कि वह किसी झूठ के लिए इतनी कीमत तभी चुकाएगा जब वह अपना दिमाग खो चुका होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे और अपनों दोस्तों को शेयर करे जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपना रिएक्शन जरूर दे।